Hello and welcome to the class 11th online economics classes. And in this video, we will be discussing the rest of the portion of today's topic from chapter number 1 introduction from statistics in economics NCERT book. And so far in this chapter, we have discussed about different terminologies like consumers, producers, employee and employer, and what is the meaning of scarcity. Now we will discuss about the consumption, production and distribution. So if you thought about it, you might have realized that economics involves the study of men engaged in economic एक्टिविटीज ऑफ वेरियस काइंड। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें एक चीज देखिए कि जो मैन है वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। फॉर दिस यू नीड टू नो रिलायबल फैक्ट्स दैट ऑल द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमें सभी फैक्ट का पता होना चाहिए कि जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक्स में वो कौन सी होती है। तो प्रोडक्शन, consumption or distribution. Now, economics is often discussed in three parts: consumption, production and distribution. तो economics को हम थ्री डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला कंजप्शन होता है, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। So we want to know how the consumer decides, given his income and many alternative goods, to choose from what to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है कैसे कि जो उसकी इनकम है वो बहुत सारे अल्टरनेटिव गुड्स के अंदर से हमें चूज करना पड़ता है। ये बहुत सारे अल्टरनेटिव गुड्स में से हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या खरीदना है और किस प्राइस पे हम उसको खरीद सकते हैं। तो दिस इज द स्टडी ऑफ कंजप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कंजप्शन कहते हैं। वन मोर टाइम, वी वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइड्स गिवन हिज इनकम एंड मेनी अल्टरनेटिव गुड्स टू चूज फ्रॉम, कि कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है अपने इनकम के बेसिस पे और कौन से गुड्स उसको अवेलेबल होते हैं ताकि वो उनमें से चूज कर सके। इसी स्टडी को हम कंजप्शन कहते हैं। देन वी ऑल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर similarly chooses what and how to produce for the market. This is the study of production. तो हम ये भी जानना चाहते हैं जो प्रोड्यूसर है सिमिलरली जैसे वो क्या चूज करता है, chooses what and how to produce for the market, कि वो क्या और कैसे प्रोड्यूस करेगा मार्केट के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका काम होता है। इससे पहले स्टडी ऑफ कंजप्शन में कंज्यूमर्स के लिए स्टडी की जाती है। And finally, we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country, called the gross domestic product or GDP, is distributed through wages and salaries, profits and interest. We will leave aside here income from international trade and investment. और फाइनली हम क्या पढ़ते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो नेशनल इनकम है या टोटल इनकम कितनी है एक कंट्री के अंदर, जिसे हम जीडीपी बोल देते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कितनी तनख्वाह पर हेड के हिसाब से हम उसको निकाल लेते हैं, कितना प्रॉफिट या इंटरेस्ट है इसमें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनकम को एक तरफ छोड़ देते हैं, हमें इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। जीडीपी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि पर कैपिटा इनकम यानी एक बंदे की जो इनकम होगी वो निकाल लेते हैं इसके अंदर, और इसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिसाइड दीज थ्री कन्वेंशनल डिवीजन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट विच वी वांट टू नो ऑल द फैक्ट्स, modern economics has to include some of the basic problems facing the country for special studies. अब इन तीन कन्वेंशनल डिवीजन के अलग भी जो स्टडी है इकोनॉमिक्स की, हम ये जानना चाहते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इंक्लूड करते हैं कि क्या बेसिक प्रॉब्लम होगी कंट्री के अंदर, और उसके लिए हम स्पेशल स्टडीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल
You might want to know why or to what extent some households in our society have the capacity to earn much more than others. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो हाउस होल्ड है, घरों में जो यूज होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो उसमें एक प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी होती है अर्न करने की वो ज्यादा होती है और दूसरे की कम होती है. सो यू मे वांट टू नो हाउ मेनी पीपल इन द country are really poor, how many are middle class, how many are relatively rich and so on. इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री में कितने लोग गरीब हैं, कितने मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और कितने जो हैं वो रिच हैं, और इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में उसको क्लासिफाई कर देते हैं. So you may want to know how many are illiterate, which will not get jobs requiring education, how many are highly educated and will have the best job opportunities and so on. So हम ये भी जानना चाहते हैं कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही है, या कितने लोग एजुकेटेड हो चुके हैं और कितने लोग बेस्ट जॉब में हैं, और इसी तरह से इसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन इंक्लूड कर सकते हैं. तो इस सब के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक डेटा चाहिए होता है. So in other words, you may want to know more facts in terms of numbers that would answer questions about poverty and disparity in society. तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हम फैक्ट हैं वो एक नंबर की टर्म में जानना चाहते हैं, ताकि हमें गरीबी के बारे में या जो ऊंच नीच है हमारी सोसाइटी के अंदर उसका हमें पता चल सके. So if you do not like the continuance of poverty and gross disparity and want to do something about the ills of society, you will need to know the facts about all these things before you can ask for appropriate actions by the government. तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो ये गरीबी है ये खत्म हो जाए, या जो ऊंच नीच बनी हुई है सोसाइटी में तो पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाए, तो आपको कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स होते हैं उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है. उसी के बाद हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर एक्शंस लेने चाहिए. तो इफ यू नो द फैक्ट्स इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल टू प्लान योर ओन लाइफ बेटर. कि अगर आपको फैक्ट्स पता है तो ये भी संभव है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसको लाइफ को जो आपकी लाइफ है उसको एक बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं. So similarly, you hear of some of you may even have experienced disasters like tsunami, earthquakes, the bird flu dangers threatening our country and so on that affect man's ordinary business of life enormously. और हमने ये भी सुना है कि जैसे बहुत सारे डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे सुनामी हुआ या अर्थक्वेक हुआ या बर्ड फ्लू है, और जो कोविड-19 अगर हम अब देख रहे हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है जिसने एक ऑर्डिनरी जो बिजनेस लाइफ है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रखा है. ठीक है कि जितने भी बिजनेसेस थे लोगों के वो ज्यादातर खत्म हो चुके हैं सिर्फ एक डिजीज और इस पेंडेमिक की वजह से. इकोनॉमिस्ट can look at these things provided they know how to collect and put together the facts about what these disasters cause systematically and correctly. तो इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं कि इन चीजों को देखते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं कि जितना भी डेटा है वो इकट्ठा करते हैं, उन सबको उन फैक्ट्स को सबको एक जगह रखते हैं और उस डिजास्टर की वजह से क्या हमें नुकसान उठाना पड़ा उसे सही तरीके से वो कैलकुलेट कर लेते हैं. So you may perhaps think about it and ask yourself whether it is right that modern economics now includes learning the basic skills involved in making useful studies for measuring poverty, how incomes are distributed, how earning opportunities are related to your education, how environmental disasters affect our lives and so on. तो आप ये भी सोचते हैं कि इसके बारे में कि आस्क योरसेल्फ कि खुद से पूछते हैं कि क्या ये सही है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ये इंक्लूड करने किसको कि बेसिक स्किल होनी चाहिए. ठीक है, जिससे हम जो पॉवर्टी है उसे बेहतर तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैसे जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर.
So obviously, if you think along these lines, you will also appreciate why we needed statistics. So which is the study of numbers relating to selected facts in a systematic form. अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम इन सब फैक्ट्स के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए या बात करना चाहते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। वो स्टैटिस्टिक्स है क्या? एक स्टडी है कि जो फैक्ट्स है हमारे पास वो नंबर्स में आ जाए और वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होते हैं जिससे हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। So to be added to all modern courses of modern economics, तो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। So would you now agree with the following definition of economics that many economists use? कि क्या आप एग्री होंगे इस डेफिनेशन के लिए कि जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने यूज की है? क्या डेफिनेशन है वो? कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज दैट could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society. तो जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी स्टडी है कि कैसे जो पीपल है या सोसाइटी में वो स्कैर्स रिसोर्सेज को चूज करते हैं ताकि उसे अल्टरनेटिव यूजेस को भी ध्यान में रखा जाए, उसी से बेहतर कमोडिटीज बनाई जा सके, उनकी खुद की जरूरतें पूरी हो सके और हम उस कंजप्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें किसी जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं या ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर। तो जैसे जो ग्रुप्स हमने अभी पढ़े थे कि जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, मिडिल क्लास होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्रुप आ जाते हैं और उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। So this is all about the topic that why we need economics in a society. In the next video, we will be discussing statistics in economics. Thank you everyone.